नमस्कार, बात बंगाल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। हम इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता में और बात हो रही है पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दों की। और इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जिन मुद्दे की है वो है घुसपैठ या कहा जाए एसआईआर। इन दोनों को एक साथ तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे की चर्चा है उसमें एसआईआर को लेकर क्या एक रोल अदा करेगा, जनता के मन में किस प्रकार की बातें हैं, इस बात को हम समझेंगे। हमारे साथ में बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। शिशिर बजोरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और शिशिर जी बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं और इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन में कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और बीजेपी की ओर से जो एसआईआर का पूरा कानूनी और तकनीकी मसला है उसको लगातार देख रहे हैं, उसको जिम्मेदारी के तौर पे देख रहे हैं। तो इसके तमाम जो तकनीकी पहलू हैं, जो राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बंगाल में बने हुए हैं, विधानसभा चुनाव से पहले समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यही कि तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और हो भी चुकी है, लेकिन बंगाल में सबसे ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है? प्लीज़। नमस्कार। एसआईआर में बंगाल में जो हो रहा है वो शायद पूरे देश में कहीं नहीं देखा जा रहा है। बंगाल, हम जब एसआईआर हमारे यहाँ चालू हुआ तो हमारे संग 12 और राज्यों में हुआ। कहीं पर किसी 11 राज्य में एक शब्द नहीं आ रहा है और हमारे यहाँ तो ऐसे हो रहा है जैसे कि बम फूट रहा है। इसका थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए आपको इतिहास में ले जाऊँ। यहाँ तो ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि देश का ये प्रथम एसआईआर है, ये देश का 9वां एसआईआर है। हाँ, ये जरूर है, पिछले एसआईआर और इसके बीच में अंतराल बहुत लंबा हो गया था। 2002 में पिछला एसआईआर हुआ था। जब 2002 में एसआईआर हुआ, बंगाल में 35 लाख मतदाताओं का नाम सूची से कटा, जबकि लगभग 4.5 करोड़ मतदाता थे। आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको स्वागत किया था, ताली बजाया था इसी एसआईआर का। और वहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदया, जो कि 2005 में लोकसभा में बड़े रौद्र रूप धारण करके गई और स्पीकर के आसन के तरफ एक गुच्छा कागज फेंक के बोली कि यहां चुनाव नहीं हो सकता, यहां 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, कोई भी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड खोलेगा ये मिल जाएगा जी। हमारी मुख्यमंत्री महोदया का बयान। आज क्या हुआ? फर्क एक ही हुआ, उस टाइम विरोधी दल की नेत्री थी, आज सत्तारूढ़ में मुख्यमंत्री हैं। उनको यह साफ दिख रहा है कि एसआईआर हुआ, उनके जो वोटर हैं, जिनको वो खुद स्वयं बोलती है मेरे दूध देने वाले गाय, जो वहां से घुसपैठिए हैं, उनका जैसे वोटर लिस्ट से विदाई होगा उसका नतीजा है कि इनका विदाई होगा। तो इसलिए ये एन केन प्रकारन हर तरह से हथकंडा अपनाया गया कि हाँ एसआईआर ना हो। नहीं, लेकिन वो आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों या फिर चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसके माध्यम से उनके वोट बैंक को प्रभावित करके सत्ता में आना चाहते हैं। सीधे तौर पे आप पे राजनीतिक आरोप लगा। वो बहुत सही है जी। मैं एकदम सीधे आपके प्रश्न पे आता हूं। यदि उनका वोट बैंक अवैध है तो वो तो नहीं रहेगा ना। इस देश का मतदाता इस देश का नागरिक ही तो हो सकता है। इस देश का मतदाता पड़ोसी देश के आयात से तो नहीं होगा। ये देखिए, इसमें मैं केवल इनको दोष नहीं दूंगा, आप अपने कैलेंडर को और पीछे ले जाइए। ये जो घुसपैठियों को लाके यहाँ मतदाता बनाने का जो श्रृंखला चालू हुआ वो बाम से चालू हुआ है। इतना ही फर्क है कि यदि बाम कोई चीज 100 करता था तो ये 500 करती है, इतना का फर्क है। बट ये उस टाइम से चालू हुआ था। वो देखी, ये तो बहुत बढ़िया है कि वो तो खुद पार्लियामेंट में जाके बोली थी 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 2005 में बोली थी। अब ये जो बोल रही हैं कि देखिए एसआईआर का जब भी ये होता है तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, और कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन छोड़ के तो कोई नहीं कर सकता है। आप 2002 में जिस चीज पे ताली बजाई, साधुवाद दी, आज आपको वो कड़वा लग रहा है। नहीं, लेकिन कड़वा उनको इसलिए लग रहा है कि आप जो अवैध वोटर हटाने के साथ साथ उनका जो खुद का वोट बैंक भी है जो उनको इंटैक्ट रखता है उसको भी आप हटाए दे रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। 1% नहीं। और वो कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो ये दिखाना चाहती हैं कि हम एक समुदाय में, खुल के बोलता हूं कि हम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। जो हमारा भारतीय मुसलमान है वो राष्ट्रवादी है, हम उसको अपना मानते हैं, हम क्यों उसको हटाने चाहेंगे और हम कैसे हटा सकते हैं। हाँ, बट ये पक्का है जो बांग्लादेशी को यहाँ लाया गया। आपको एक और बात बताएं, शाहीन बाग याद है ना, जब कोविड के टाइम में शाहीन बाग में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। एक से एक वहाँ कोई भारतीय मुसलमान नहीं निकला था, सब बांग्लादेशी निकले थे। और सब जब निकल के आ रहे थे, मीडिया के लोग उनसे पूछते थे आप कौन है, वो बंगला में जवाब देते थे हमरा बांग्लादेशी। सब के सब होता क्या था, यहाँ से घुसते थे, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से घुसते और पूरे देश में छा जाते। और SIR जब हुआ, एक ही प्रमाण है, जैसे यहाँ चालू हुआ, जब इनको लगा कि भाई हम तो पकड़े जाएंगे तो हिरासत में होंगे, कहाँ होंगे। आप एयरपोर्ट से जब कलकत्ता की ओर आओगे, वो जो विशाल हमारा युवा भारती क्रीड़ांगन है, स्टेडियम, वहाँ दत्ताबाद बोल के एक जगह है, वहाँ आपको हर झोपड़ियों में ताले लगे हुए मिलेंगे। भाग गए, उनको पता था कि हम पकड़े जाएंगे, उनको पता था हम अवैध है। कितने बार तो हम इन लोग का वीडियो दिए इलेक्शन कमीशन में, तृणमूल के नेता मंच से बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी आएगा उसका तुम लोग कागज़ तैयार करा देना, और नाम दे रहे हैं कि हमारा ये नेता है, उसका यही काम है, उसका इसी में स्पेशलिटी है कि अवैध आधार कार्ड, अवैध एपिक कार्ड ये बनवा दो। नहीं, लेकिन जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने ये लगातार वीडियो देखे, और दूरदर्शन के हमारे तमाम सहयोगी जो संवाददाता हैं उन्होंने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया और ये दिखाया कि बड़ी बड़ी संख्या में लोग वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मोहल्लों में घर लगातार बंद नजर आ रहे हैं। तो जब वो चले गए हैं तो आप क्यों फिर मुद्दा बना रहे हैं? क्या अभी भी बहुत बड़ी संख्या में रह गए हैं? नहीं, मुद्दा नहीं बना रहे। हाँ देखिए, कुछ तो रह गए हैं। कैसे रह गए? महाभारत में 100 बच्चों के बाप कौन थे? एक ही थे ना। हमारे बंगाल में देखा गया SIR के बाद 7 पैदा हो गए, 7 लोगों जिनके 100 से अधिक संतान हैं। रिकॉर्ड हुआ एक व्यक्ति जिसके 325 संतान हैं, लड़के लड़कियां, 325। एक देखा गया कि दादाजी का उम्र है 42, पोते का उम्र है 22, दोनों वोट देने जा रहे हैं। एक देखा गया कि बाप और बेटे में 1 साल का फर्क, 1 साल का फर्क, 10 साल का बाप, 9 साल का बेटा। भैया बाप, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर 10 साल की उम्र में भैया समझ में नहीं आया किस हिसाब से तुम बच्चा पैदा कर लिए। ये किया गया है। यहाँ मैं खुद इलेक्शन कमीशन में एक व्यक्ति को लेके गया हूँ, ये असल आपको बता रहा हूँ किस्सा। वो हमारे संग गया इलेक्शन कमीशन में, वो CO साहब को बोलता है, एक लाइन बंगला में बोल दूँ? जी प्लीज। वो बोलता है, सर আমি এখানে থাকি, আমার 2 ছেলে এক মেয়ে, সেটাই আমি জানতাম, এখন দেখছি আমার 3য় ছেলেও হয়ে গেছে। बाप खुद बोलता है मेरे को पता ही नहीं, मेरा 3रा संतान हो गया है। और वो कौन है संतान? वो पंचायत का निर्वाचित सदस्य है। वो बोलता है हम तो जानते हैं, हम लोग तो एक ही जगह से आए हैं। ये इसका पूरा खानदान बांग्लादेशी है, इसका बाप का मृत्यु हुआ बांग्लादेश में 3 महीने पहले, और वो यहाँ पर पंचायत का निर्वाचित सदस्य है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि TMC पे आरोप लगा रहे हैं, वो क्या मॉडल क्या है? मतलब कैसे घुसपैठ होती है, कैसे लोगों के कागज बन जाते हैं? अगर इसके प्रमाण हैं तो आप लोगों ने कोर्ट तक दिए हैं क्या? और अगर है तो वो पूरी सच्चाई क्या, थोड़ा उसके बारे में देखिए। इसका बहुत बहुत आसान इसका तरीका है। बंगाल में बांग्लादेश से हमारा जो सीमांत है वो प्राय 2700 किलोमीटर का है। लगभग 800 से 900 किलोमीटर अभी भी वहाँ पर फेंसिंग नहीं हुआ है। बार बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार को चिट्ठी दिया, केंद्र गृह सचिव हमारे मुख्य सचिव को लिखे हैं, केंद्र गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री को लिखे हैं, बात किए हैं, मिले हैं, जमीन नहीं देंगे। जमीन देंगे तो ये कांटा लग जाएगा, तार लग जाएगा, तो लोग नहीं आ पाएंगे। वो तो चाहते हैं कि सीमांत खुला रहे, जैसे लोग आए। देखिए, पहले हम लोग के इंपोर्ट में एक होता ना OGL, ओपन जनरल लाइसेंस, हमारे यहाँ वोटर का भी ओपन जनरल लाइसेंस है। नहीं, लेकिन ममता दीदी तो सीधे कहती हैं कि भाई BSF तो केंद्रीय फोर्स है,
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अमित शाह जी उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोग जिम्मेदार हैं? और अगर आप लोगों के रहते हुए ये घुसपैठ हो रही है, तो आप लोगों ने अभी तक उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिपोर्ट किया क्यों नहीं है? अब आप देखिए, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं इसको खाली। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा है, मैं बिल्कुल मानता हूं सीमांत पे जो बल तैनात है वो बीएसएफ है, केंद्र गृह मंत्री के गृह मंत्रालय में आता है, जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। वो पुलिस फोर्स नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदया क्या ये नहीं जानती हैं कि वो जो केंद्र बल है वो पुलिस फोर्स नहीं है? यदि वो किसी एक आदमी को हिरासत में लेगा, जो लेता है उसको मिनटों में स्थानीय पुलिस को देना पड़ता है, हैंड ओवर करना पड़ता है। जी। वो उसको रोक के नहीं रख सकता अपने लॉकअप में। जैसे देता है वो हंसते हंसते निकल जाता है। दूसरा है, अच्छा, जब वो यहाँ जो इन लोग आते हैं तो खेत खलिहान से आते हैं, ये तो कोई जो बॉर्डर से तो नहीं आते हैं, जहाँ पर दोनों देशों का बॉर्डर है वहाँ से तो नहीं आते, ये तो खेत से आते हैं। खेत से आते हैं, वो घुस जाते हैं, वो देखते हैं कब टहल नहीं हो रहा है, घुस जाते हैं। अच्छा, तो उस गांव में जो थाना है उसका पुलिस अधिकारी, उसको नहीं दिखता है क्या कि एक बाहर का आदमी आ गया है? उसको क्या किया जाता है? यहाँ पूरा इसका तंत्र है, उसको बुला के बैठा के उसका कागज वागज तैयार करना। अरे साहब, ये भी टीवी में है, रिकॉर्डेड है। महिला बोल रही है मैं वहाँ का वोट, अपना परिचय दे रही है, मैं बांग्लादेशी हूँ जी। तो यहाँ हमको यहाँ भी वोटर कार्ड मिल जाएगा। वो तो ऐसे कुछ तो ये बोलते हैं कि बांग्लादेश का मैं वोटर हूँ, यहाँ का भी वोटर हो जाऊँगा, बड़े आराम से, सरल बात, क्योंकि यहाँ तो उनको बुलाया जाता है। मतलब राज्य की सत्ता का संरक्षण एक तरीके से मिला हुआ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। हमने देखा कि न्यायिक अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ, वो भी अपने आप में एक ऐसी घटना थी, किस प्रकार से उसको देखा जाए। आप लोग लगातार आरोप ये भी लगाते रहे कि ममता दीदी लगातार ऐसे बयान दे रही थी जिसकी वजह से वर्ग विशेष को भड़काने का एक तरीके से उन्होंने काम किया है। आपको नहीं लगता कि वो उनके तरीके से हित को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपका राजनीतिक आरोप है, वो तो ये कहती है। देखिए साहब, हमारा इसमें एक पैसे का कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। जो सही है वो सही बोल रहे हैं। जब ये चालू हुआ, एसआईआर का औपचारिक घोषणा नहीं हुआ, बट ये आ गया था हवा में आप लोगों के माध्यम कि एसआईआर हो रहा है। अचानक कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता में एक व्यक्ति का ये घोषणा हुआ कि उसने आत्महत्या किया। उसका एक आत्महत्या का कागज निकला, बंगला में था, उसके बीच में अंग्रेजी में एक 2-3 अक्षर लगाया गया, SIR। जी। मैं उस दिन इलेक्शन कमीशन में था, ऑल पार्टी मीटिंग चल रहा था। तृणमूल के नेता ने उठ के बोला कि ये इलेक्शन कमीशन, आपके कारण ये आत्महत्या हुआ है, देखिए वो लिखा है SIR। शाम तक पता चला उसके घर वाले टीवी पे बोले हैं, जिसका हाथ का लिखा हुआ ये पत्र था मरने के पहले, उसके दाहिने हाथ के 4 अंगुली नहीं थे। लिख लिया, पता नहीं कैसे, बट बड़ा बढ़िया से लिखा, ये नहीं कि पैर से लिखा या मुंह से लिखा। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री महोदया ने आरोप लगाया कि लगभग 150 लोगों ने आत्महत्या किया। हो सकता है, हो सकता है। क्या उनका पुलिस एक का भी पोस्टमार्टम किया? आत्महत्या होता है तो पहला काम होता है कि पुलिस वो पार्थिव शरीर को लेके पोस्टमार्टम करता है। एक का तो रिपोर्ट हम नहीं देखे जी। ये सब किया गया केवल एक कारण से, लोगों को भड़काने के लिए कि देखो ये हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी के कारण ये सब हो रहा है, और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को एक दिखा। ठीक है, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका। SIR कितना बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए? देखिए, SIR का एक ही लक्ष्य है जहाँ तक मैं जानता हूँ जी। कि जब ये चुनाव में अब 23 को और 29 को वोट पड़ेगा तो जो हमारे देश का नागरिक है वही वोट दे सके। अभी जो खबर आ रहा है, प्राय 91 लाख नाम कट चुके हैं जी। अब इसमें बहुत ज़्यादा दुख इनको हो रहा है, तो इससे साफ दिखता है कि इनके जो वो सो कॉल्ड अमर दूधेर गुरु, मेरे दूध देने वाले गाय, उनका नाम कट गया है। ठीक है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति देना शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात बंगाल की में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिर SIR को लेकर इतना ज़्यादा बंगाल में बवाल क्यों है, क्योंकि वोट कटने और जोड़ने को लेकर राजनीतिक बहस बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इस प्रकार के तमाम मसलों पर हम अगले सेशंस में बात करते रहेंगे। फिलहाल बात बंगाल की इस सत्र में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।